एग्ज़ाम पंचायत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कंपनी के अधीन जो अधिनियम आए वो पढ़ लिया था, और ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो अधिनियम आए थे हम लोगों ने वो पढ़ लिया था। 1935 के अधिनियम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा संविधान, वर्तमान संविधान है, वो कैसे बना, क्या क्या किया गया, उनमें कितने सदस्य थे, कौन सदस्य कहाँ से आए, फिर इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन होगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, आपके पास पहुंचती रहेगी। लाइक कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसमें किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो आपके पास, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पंचायत पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल, आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी नाम वही है, एग्ज़ाम पंचायत। तो जहाँ देखिए एग्ज़ाम पंचायत, समझ जाइए कि यह मेरा ही क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 तक पढ़ लिया था। अब उससे आगे पढ़ने की बारी है, और यहाँ से हमारे संवैधानिक एक्चुअल संविधान का जो विकास हुआ कहीं न कहीं यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, शिमला समझौता पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रांतीय चुनाव होती है, तो प्रांतीय चुनाव होती है जिसमें कांग्रेस विभिन्न प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है। तो आपको पता होगा कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाती है, और बिना भारतीयों से पूछे भारत को उसमें शामिल कर लिया जाता है। और विभिन्न कारणों के कारण 1939 में 1939 में सभी प्रांतों से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है, जिसके दो मुख्य कारण थे। एक यह था कि बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देना। दूसरा था कि जो लक्ष्य, मतलब स्वतंत्रता की लक्ष्य थी, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण सभी प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो दो मुख्य कारण थे। तो जब कांग्रेस इस्तीफा देती है, इस्तीफा देती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुस्लिम लीग को होती है। मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो खुशी होगी तो दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने, जब कांग्रेस इस्तीफा देती है, तो इस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। मुक्ति दिवस के रूप में, क्योंकि हर जगह से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है, और इस कारण, क्योंकि कांग्रेस से मुस्लिम लीग को मुक्ति मिल गई रहती है, और मुस्लिम लीग एक ही जगह अपनी सरकार बनाई रहती है, वो भी बंगाल में, वो भी प्रजा किसान पार्टी और मुस्लिम लीग के समर्थन से बनाती है बंगाल में, जिसके प्रधानमंत्री फजलुल हक बनते हैं। तो जैसे ही कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, तो मुस्लिम लीग ने उस 24 दिसंबर या 23 दिसंबर, ऐसे जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा, तो उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। और इस मुक्ति दिवस मनाने में साथ देते हैं, जो मुक्ति दिवस मनाते हैं, इसमें साथ देते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। तो इस्तीफा देने से क्या हुआ, एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाती है भारत में, और उस गतिरोध को भी ख़त्म करना था। तो इन सब कारणों को लेकर
एक अगस्त प्रस्ताव आती है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, हम लोग ये सब जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आती है अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव कब आती है, तो अगस्त महीने में आती है, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। चलिए इसके पीछे के स्टोरी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रांतों में कांग्रेस इस्तीफा देती है, जिसके कारण एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाती है, प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात कि द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो जाती है, जो 1939 से 45 के बीच में चलती है। वो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में चलती है। दोस्तों मैं द्वितीय विश्व युद्ध पर भी मैं आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे भी बता रहा हूँ। दो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में द्वितीय युद्ध शुरू हो जाती है, जिसमें से लगभग 70% कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करती है युद्ध में। तो अब हम लोग आते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो संवैधानिक गतिरोध और भारतीयों और अंग्रेजों को क्या चाहिए कि भारतीयों को समर्थन चाहिए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये अगस्त प्रस्ताव आता है। तो अगस्त प्रस्ताव चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो अगस्त प्रस्ताव में ये सबसे पहला पॉइंट यह था कि जो गवर्नर एवं कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगी। भारतीयों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल एवं उनकी कार्यकारिणी जो भारत पे शासन करती थी, जिसमें भारतीयों की संख्या कम थी, अब इस कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में भारतीयों को भी दिया जाएगा। अब उनको भी स्थान दिया जाएगा अब, और उस कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। तो पहला पॉइंट यह हो गया कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि बिना कांग्रेस की अनुमति बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया जाता है। इसलिए एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व में झोंकने पर कांग्रेस द्वारा प्रत्येक प्रांतों से इस्तीफा दे दी जाती है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो गतिरोध पैदा हुई, जो संवैधानिक संकट पैदा हुई, और एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की हालत खराब रहती है, वो ये भारतीयों से अपेक्षा करते हैं। इस कारण अगस्त प्रस्ताव आया। और अब अगस्त प्रस्ताव आता है तो उसमें ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बोला जाता है कि अब एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, जो युद्ध संबंधी जो भारतीयों को शामिल किया जाए या ना किया जाए, इन सब विचारों पर सलाह दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट, भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव में पढ़ा कि पहले तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, दूसरा युद्ध सलाह समिति का गठन किया जाएगा, तीसरा औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी। स्वराज की स्थापना
औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। तो औपनिवेशिक स्वराज करने का मतलब क्या कि यहाँ का शासन भारतीयों के हाथ में होगा, लेकिन जो मूल शक्ति होगी वो ब्रिटेन के हाथ में होगी। सिंपल लैंग्वेज हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्यकाज भारतीय करेंगे और जो मूल शक्ति होगी वो ब्रिटेन के हाथों में निहित होगी। और एक और पॉइंट था इसमें, यह कहा गया कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। बस इन्होंने अभी घोषणा किया कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार, जिसके अंतर्गत भारतीय हैं वो अपना संविधान, अपना नियम कानून खुद बनाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें 4 पॉइंट देखा। पहला कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा गवर्नर कार्यकारिणी के परिषद में। दूसरा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जो युद्ध आदि समस्याओं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सलाह देगी। तीसरा, औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना किया जाएगा। और चौथा कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, मतलब जो संविधान बनाने की प्रक्रिया होगी इसमें भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव आता है इससे भारतीय खुश नहीं थे। आपको पता है टॉम एंड जेरी तो हमेशा लड़ते रहते हैं। टॉम एंड जेरी कहने का मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान कहते हैं जिन्ना, मुस्लिम लीग, तो दोनों लड़ते रहते हैं। तो जो अगस्त प्रस्ताव आती है तो कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा इसे बहिष्कार कर दी जाती है। अब बहिष्कार का कारण क्या था कि कांग्रेस बोलती थी कि कांग्रेस कहती थी कि हम स्वतंत्रता के बिना कुछ जानते ही नहीं हैं, स्वतंत्रता से कम हम मान ही नहीं सकते हैं, से कम नहीं। और यहाँ पे औपनिवेशिक राज्य के बारे में बताया जा रहा था और मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें विभाजन के लिए अडिग थी, विभाजन के लिए अडिग थी। तो आप देखिएगा जितने भी प्रस्ताव आएंगे ये टॉम एंड जेरी लड़ते रहेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लड़ते रहेंगे। कहीं कांग्रेस सहमत होगी तो मुस्लिम लीग विरोध करेगी, कहीं मुस्लिम लीग समर्थन करेगी तो कांग्रेस। इसी कारण तो देश का यह हालात, देश टुकड़े टुकड़े हो गए। तो यह हो गया। तो जब अगस्त प्रस्ताव आती है तो जब कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा इसे बहिष्कार कर दी जाती है तो इसी के विरोध में व्यक्तिगत आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। व्यक्तिगत आंदोलन किसके द्वारा चालू किया जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन कब स्टार्ट किया जाता है? 17 अक्टूबर 1940 को चालू किया जाता है। कहाँ से चालू किया जाता है? पवनार आश्रम से इसे स्टार्ट किया जाता है, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और इनके पहला सत्याग्रही कौन होंगे? तो इनके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, जिन्हें आप लोग जानते हैं, विनोबा भावे। और दूसरे हो जाएंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत आंदोलन। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। और इसी को हम लोग दिल्ली चलो भी बोलते हैं, आंदोलन भी बोलते हैं।
दिल्ली चलो भी बोलते हैं इसे हम लोग। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो हमने बताया कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, जिसमें यह कहा जाता है गवर्नर कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। दूसरा कि युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तीसरा, भारत को अपने वैश्विक स्वराज की स्थापना की जाएगी। चौथा, संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। तो इन सब चीज़ों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया जाता है। कांग्रेस क्यों विरोध करती है? वो स्वतंत्रता से कम पर नहीं मान रहे थे। और मुस्लिम लीग क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो विभाजन की बात पे अड़ग थे कि भारत को विभाजित किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर व्यक्तिगत आंदोलन चलता है। कब स्टार्ट होता है? 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट करता है। किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया। तो इनके प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? तो विनोबा भावे। दूसरे कौन हुए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप लोग इस दोनों नाम को याद रखिएगा, ये तो हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें छूट रहा है कि अगस्त प्रस्ताव कौन लाता है? तो शायद लॉर्ड लिथनगो लाते हैं। लिथगो द्वारा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये खासकर व्यक्तिगत आंदोलन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्स मिशन स्टार्ट करते हैं हम। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में। सॉरी, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या है? तो उस समय ब्रिटिश के एक पीएम थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम थे। और प्रेजेंट में कौन है ब्रिटेन के पीएम? तो वो है बोरिस जॉनसन। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेजेंट में बोरिस जॉनसन है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, जब क्रिप्स मिशन भारत आई थी तो उसमें उस समय किस पार्टी की सरकार थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। और उसके पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल पीएम थे। तो विंस्टन चर्चिल ने जब देखा कि भारत की सहयोग की आवश्यकता है, और दूसरी बात कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होती रहती है तो ब्रिटेन की हालत खराब हो जाती है, तो और दूसरी बात कि जापान की शक्ति भी बढ़ रही थी। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना वो कमान संभाले हुए थे, और बर्मा में भी स्थिति ब्रिटेन की नाजुक हो चुकी थी। दूसरी ओर चीन हो गए, अमेरिका हो गए, ऑस्ट्रेलिया भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। तो जिसके कारण वो ब्रिटेन पे खासा प्रेशर बन गया, और इस कारण क्रिप्स मिशन भारत में भेजा जाता है। तो यह क्रिप्स मिशन कब आती है भारत? तो यह आती है लगभग 23 मार्च 1942 को आती है। तो
क्रिप्स मिशन में मतलब में कौन आए थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स तो वे भारतीय नेता के साथ वो एक विचार विमर्श करते हैं। तो विचार विमर्श में कौन कौन रहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले हो गए, ये तो हमेशा रहेंगे हर जगह, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा मौलाना आज़ाद। तो भारतीय स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा जो भारतीय नेता थे उन लोगों से एक बात विचार विमर्श की जाती है, जिससे जो संवैधानिक गतिरोध है और जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग की जो आवश्यकता ब्रिटेन को महसूस होती है, उन सब कार्यों के लिए ये स्टैफोर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत आते हैं और भारतीय नेताओं से बात करते हैं। तो इस बात में क्या निर्णय मिला? तो इसमें पहला था कि युद्धोपरांत संविधान की रचना की जाएगी। इसमें पहला था युद्धों, या लिख सकते हैं इसको, युद्ध के बाद संविधान को बनाया जाएगा एवं संविधान सभा का निर्वाचन। तो हमने बताया कि स्टैफोर्ड क्रिप्स ने पहली बात यह कही कि युद्ध के बाद संविधान को बनाया जाएगा एवं संविधान सभा का निर्वाचन होगा। और दूसरा चीज़ ये भी बताया कि प्रांतों को संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं या फिर अपने लिए संविधान निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जो विभिन्न प्रांत थे, 11 प्रांत थे, वो तो चाहे तो इस संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं और नहीं तो वो अपने लिए एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं फूट होने की आशा दिख रही है, क्योंकि यदि कोई चाहेगा तुम स्वतंत्र रहो, तो स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता है। और यदि इससे भारत की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, तो आप आगे देखिएगा कि इसी कारण कांग्रेस ने इस जो क्रिप्स मिशन का बहिष्कार करेगी। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लें। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि भारत को ऐसा संघ बनाया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का
दर्जा होगा। कहने का मतलब चौथा पॉइंट यह है कि प्रतिरक्षा संबंधी विषय ब्रिटिश के हाथ में होगी। ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन के हाथों में होगी। कहने का मतलब है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर भी पूर्ण उपनिवेश का दर्जा तो दे रही है, क्योंकि अपना शासन काज जितने चीज़ है भारतीय खुद करेंगे, लेकिन ब्रिटेन के अधीन रहेंगे। और वही प्रतिरक्षा संबंधी, जैसे कोई युद्ध करता है, चाहे उस भारत पे हमला करता है, इन सब विषयों पर जो भी होगा उस पर ब्रिटेन का अधिकार होगा। इन सब मामलों में जो ब्रिटेन निर्णय लेगी तो वही मानना पड़ेगा भारतीय को। तो फिर यहाँ पर भी देखिएगा टॉम एंड जेरी फिर से लड़ जाता है। फिर से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग इसका विरोध करेगी। तो कांग्रेस क्या कहेगी क्रिस मिशन के बारे में कि इससे भारत में फूट पड़ने के, अखंड भारत में फूट पड़ने का फूट पड़ने, या इसे हम लिख सकते हैं इससे भारत खंडित होने का आसार है। और यह तो बेचारे अपने लिए ही लड़ेंगे कि संप्रदाय, ये तो अपने लिए लड़ेंगे कि सांप्रदायिक आधार पे कुछ नहीं, तो वो अपना ये लड़ते ही, ये तो हमेशा मुस्लिम को लेकर लड़ेंगे कि हम सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन नहीं मिला, विभाजन का मांग करेंगे। यही सब आदि कार्य ये मुस्लिम लीग करते रहेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो हमने अभी तक बताया कि क्रिस मिशन 1942 में आती है, तो उस समय ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल होते हैं, तो जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम होते हैं। फॉर्ड क्रिप्स जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम होते हैं, तो उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो कि युद्ध मंत्री होते हैं, तो उन्हें 23 मार्च 1942 को भारत भेजा जाता है, जिन्होंने भारतीयों का मध्य एक प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें प्रमुख बिंदु पहला कि युद्ध के बाद एक संविधान बनाया जाएगा और संविधान सभा का निर्वाचन होगा। दूसरा यह होता है कि संविधान सभा में शामिल हो, प्रांत संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं या फिर अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। चौथा कि भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। और पांचवा प्रतिरक्षा संबंधी विषय ब्रिटिश के हाथों में होगी। इस चीज़ को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो जाती है। कांग्रेस बोलती है कि इससे भारत खंडित होने का आसार है, और मुस्लिम लीग बोलती है कि सांप्रदायिकता के आधार पर कुछ नहीं मिला और विभाजन की मांग पर अडिग रहते हैं। तो ये हो गए। इसके लेकर गांधी जी ने भी क्रिस मिशन को लेकर गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक के बड़ा चेक के समान है। तो गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। और किसने बोला, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा इस क्रिस मिशन को लेके। और पंडित नेहरू ने भी अपना, जब गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया तो भाई पंडित नेहरू भी कैसे पीछे रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। क्रैशिंग बैंक कहने का मतलब
टूट टूट टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? तो ये पंडित नेहरू ने कहा। पंडित नेहरू ने कहा। तो आप लोग इसे, और ये दो तो आप याद रखिए कि ये तो अक्सर एग्जाम में पूछते ही हैं, तो पूछते ही दोनों स्टेटमेंट। तो एक और स्टेटमेंट है पिटावी सीताराम मैया का, तो उन्होंने परिवर्तन संस्करण मात्र कहा, तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये आपके काफ़ी VVI क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए आप इस पर। मैं जिस पर स्टार मार्क लगा रहा हूँ आप लोग भी लगा लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। और ये डेट कहाँ गई? ये डेट, ये 4-5 पॉइंट, ये कि PM जब क्रिस मिशन आई तो ब्रिटेन में कौन PM थे, ये थे, और किस पार्टी के थे, ये इम्पोर्टेंट है। क्रिस मिशन कब आता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। और पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा। तो ये हो गए आपके क्रिस मिशन, तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मैं इसलिए ये सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये हमारे संवैधानिक विकास में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। और यदि मैं डिटेल से पढ़ा दूँ तो मॉडर्न में समझने में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में आसान पड़ जाएंगे। यही सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी दिखने को मिल जाएगी। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो मैं काफ़ी डिटेल में उसे पढ़ाऊँगा, और देखिएगा कि आप खुद महसूस कीजिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, और औरों की अपेक्षा मैंने कितना अच्छा और आसान तरीका में समझाया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, और जल्द ही स्टार्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ कारणों से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी के कारण नहीं ला पा रहा हूँ। तो जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा पढ़कर। मैं वही पॉइंट सब ला रहा हूँ, लेकिन और ट्यूटर रहते हैं तो क्या करते हैं, बस ये लिख के ये सब आपको नहीं बताते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, शायद वहां पर नहीं दिख रही होगी। भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आप लोग से एक सवाल क्वेश्चन करते हैं कि जो प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, और जो पाकिस्तान शब्द है जिसमें पाकिस्तान, यह पाकिस्तान शब्द कैसे बना और इसका प्रथम बार यूज कब किया गया, तो आप इसके बारे में यदि आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, कहाँ किया गया और किसने किया, और पाकिस्तान वर्ड कैसे बना। तो वो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और यदि नहीं पता है तो मैं इन सब सारे तथ्यों को मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा। एक ऐसा तथ्य नहीं छूटेगा, और वो भी आसान भाषा में समझाऊंगा। ऐसा नहीं कुछ बड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा सा कहानी बना दूं, मैं सारे आसान भाषा में समझाऊंगा। और देखना कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार बन जाओगे। बस आप लोग साथ दीजिए। यदि आप वीडियो शेयर अच्छा लगे तो उसे शेयर करते रहिए। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ। तो पी से पंजाब, आप देखते रहिए। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान,
के से कश्मीर, के से कश्मीर, के से कश्मीर, एस से सिंध, सिंध, और तान से, ये तान से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इन सब चीज़ों से मिलकर पाकिस्तान बना है वर्ड। आप देख रहे हैं नज़र इन लोगों का। इन सब चीज़ों से मिलकर पाकिस्तान वर्ड बना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान शब्द सबसे का प्रथम प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, कहाँ किया और किसने किया। तो मैंने कुछ तो हाईलाइट बता दिया। तो ये हुआ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आता है? जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाती है भारत में, तो इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन आता है, जिसमें 8 अगस्त, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, यह डेट कुछ याद आया? याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 8 अगस्त जो 1942 को जब ये आता है, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, तो अगस्त प्रस्ताव भी इसी डेट को आता है, 8 अगस्त 1940 को। बस ईयर का डिफरेंस है, बाकी सेम है। इसलिए आप अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति में कंफ्यूज मत होइएगा। तो 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो मैंने कहा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो जिसके अध्यक्ष था मौलाना आज़ाद करते हैं। कुछ खास नहीं है, बस स्टेटमेंट है कुछ, आप लोग याद रखिएगा कि जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद करते हैं। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव, इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया जाता है। मतलब जो मुंबई का जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव दिया जाता है। और इसका समर्थन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाए। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया जाता है। और इनका समर्थन कौन करता है? तो समर्थन सरदार पटेल द्वारा इनका समर्थन किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का, और यह पास हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-4 स्टेटमेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब 1942 में आता है, कब और किस अधिवेशन में। तो मुंबई के अधिवेशन में इसे पास कर दिया जाता है, जिनके अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद होते हैं। किसके द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरदार पटेल द्वारा समर्थन किया जाता है। और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी अधिवेशन में
अधिवेशन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। करो या मरो का नारा दिया जाता है। तो ये काफ़ी वीवीआई पॉइंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा कांग्रेस के किस कब दिया गया, तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में दिया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो तब तक मैं इधर, और ये चूँकि अगस्त में 8 अगस्त 1942 को ये पास होती है, क्योंकि अगस्त के महीना में पास होती है, तो इसलिए हम इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। दूसरी बात, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति में आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आशा करते हैं कि आप दोनों अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति में आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो फिर चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, उसमें पंडित नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव दी जाती है कि की भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दी जाती है, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई करते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दी जाती है। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं वेवेल योजना की तरफ, हम लोग पढ़ेंगे। तो वेवेल योजना में क्या है, आपको पता है कि इससे पहले लॉर्ड लिथन को वायसराय थे, उनकी जगह पर लॉर्ड वेवेल आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वेवेल योजना या प्रस्ताव। वेवेल योजना या प्रस्ताव, आपको पता है कि लॉर्ड लिथगो के स्थान पे लॉर्ड लिथगो के स्थान पर वायसराय बन के कौन आते हैं, तो वेवेल आते हैं। तो जो गतिरोध थी, संवैधानिक गतिरोध थी, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना लाती है। वेवेल के द्वारा एक योजना लाया जाता है, जिसे हम लोग वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। यह योजना लाने का उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश और भारतीयों में जो गतिरोध थी, मुख्यतः इस गतिरोध को खत्म करना था। तो इस कारण वेवेल योजना लाया जाता है। तो आप लोग तब तक उधर नोट कीजिए। तो मैंने बताया कि लॉर्ड लिथनगो के स्थान पे वायसराय बन के कौन आते हैं, तो वेवेल आते हैं। और उन्हें कहा गया कि जो भारतीयों के मध्य जो गतिरोध है उसे दूर करना है। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना लाया जाता है। कब लाया जाता है, 14 जून 1945 को यह एक योजना प्रस्तुत किया जाता है। तो इस योजना में क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस योजना की मुख्य बातें स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो इसमें सबसे पहला है कि नए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। सॉरी नए कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें था कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा
रक्षा एवं प्रतिरक्षा संबंधित विषय रक्षा एवं प्रतिरक्षा संबंधित विषय वायसराय के हाथ में रहेगी। वायसराय के हाथों में रहेगी। और बाकी विषयों के लिए बाकी विषयों पर भारतीयों का पूर्ण अधिकार रहेगा। तो मैंने पहला कहा कि नए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा संबंधित विषय वायसराय के हाथ में होगी। जो भी लड़ाई होगी, सैन्य शक्ति, सैन्य कार्रवाई, सैन्य सद्दी जितने भी होगी वो वायसराय के हाथ में रहेगी। और बाकी विषयों पर, मतलब अतिरिक्त विषयों पर जो भी अधिकार होगा उस पर भारतीयों का, उस विषय पे कानून शासन का अधिकार भारतीयों को होगा। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसमें तीसरा था कि मुस्लिमों को हिंदुओं के बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी, के बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। जो भी इसमें सदस्य होंगे उन सदस्यों में जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम हैं। कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधिकारी एवं ब्रिटिश कानून की यह मंशा थी कि किसी न किसी तरह हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। ऐसा टांग मार दिया जाए कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। उसी का देन है कि भारत आज भी इतने साल हो गए, अंग्रेज का देन जो हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी, जो जिसके लिए भारत जानी जाती थी, और वो एकता आज खंडित है। हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक देश विकास नहीं करेगा, देश खंडित होता रहेगा, कोई ना कोई विरोध होता रहेगा। तो इसलिए हम आशा करते हैं यदि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो तो हिंदू मुस्लिम एकता पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कई हमारे इतिहास गवाह है हिंदू मुस्लिम जब भी एक हुए हैं एक नया क्रांति हुआ है। जैसे 1857 की क्रांति देखिए, वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। तो देखिए कितने शक्ति के साथ लड़े। कुछ भूल चूक के कारण हम आज़ादी नहीं ले पाए 1857 में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन बाद में होता गया। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से वही देश बने जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों में प्रेम हो, एकता हो और अखंडता हो, दोनों के बीच में, जो जिनकी एकता अखंडता को खंडित नहीं किया जा सके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हो गई। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि बेबेल योजना आती है, लॉर्ड लिथनगो के स्थान पर वायसराय बन के बेबेल आते हैं और 14 जून 1945 को एक प्रस्ताव भारतीयों का मध्य रखते हैं जिसे हम लोग बेबेल योजना या प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव में क्या था कि नए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा संबंधी विषय वायसराय के हाथ में रहेंगे, ये भी सही है। बाकी विषयों पर भारतीयों का पूर्ण अधिकार होगा, शासन कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होगा, सही है। मुस्लिमों को हिंदुओं के बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी, ये भी सही, उसमें मेंशन था। और भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो ये 4 पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण है। तो अब देखिएगा कि इसमें भी टॉम एंड जेरी लड़ जाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे दोनों टॉम एंड जेरी, क्योंकि यहाँ पे
मुस्लिमों और हिंदुओं के बराबर हिस्सेदारी की बात की जाएगी तो टॉम एंड जेरी यहाँ पर फिर लड़ेंगे और फिर दोनों इसका विरोध करेंगे। तो यह हो गया वेबल योजना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। अब हम लोग आगे, क्योंकि यह आती है 1945 में, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ वेबल योजना 1945 मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब इसके बाद आएगी आपके कैबिनेट मिशन, जो यहाँ और जो कैबिनेट मिशन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश सवाल कैबिनेट मिशन से ही बनते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि उस समय कौन, जब कैबिनेट मिशन आती है तो किसकी पार्टी होगी, किसकी पार्टी ब्रिटेन में बनती है और सरकार बनाती है। उसके बाद बताएंगे कौन क्या थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन, जो काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। अब यहाँ चलिए यहाँ तक ध्यान नहीं दिया, चलिए कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड थी, तो यदि आपने ध्यान भी नहीं दिया तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन, अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। कैबिनेट मिशन कब आती है? 1946 में आती है। तो पहले मैं बता दूं, कुछ इसके बारे में बता दूं। कैबिनेट मिशन 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होती है, तो जिसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार होती है, उनकी सरकार गिर के लेबर पार्टी की सरकार बनती है और उनके पीएम होते हैं क्लीमेंट एटली, जो कि एक उदारवादी व्यक्तित्व के आदमी होते हैं और एक उदारवादी व्यक्तित्व की सरकार बनती है। और जब भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग की गई, नए संविधान की मांग की गई, तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सबका अधिकार है और हर आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव लाते हैं। उस प्रस्ताव में यह कहा जाता है कि भारत को स्वतंत्रता का अधिकार है और भारत अपना संविधान खुद बनाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ से एक जो कैबिनेट रहती है वो भारत आती है, जिसे हम लोग भारत का पास कहते हैं। पास एक ट्रिक है, याद करें। पास मतलब पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एस मतलब एस्टिफोर्ड क्रिप्स थे। तो ये आते हैं और यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ने लगता है। तो हम लोग इन्हीं सब विषयों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होती है। ब्रिटेन में चुनाव होती है और सरकार किसकी बनती है? सरकार बनती है लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और जब लेबर पार्टी की सरकार बनेगी तो वहाँ एक पीएम होंगे। तो पीएम कौन बनते हैं? तो पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली, जो कि एक उदारवादी व्यक्ति हो, उदारवादी रहते हैं। और सरकार जो होती है उदारवादी प्रवृत्ति की सरकार रहती है, प्रवृत्ति की सरकार रहती है। तो मैंने बताया कि 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होती है, तो सरकार किसकी बनती है? तो लेबर पार्टी की। और पीएम कौन बनते हैं? तो क्लीमेंट एटली बनते हैं। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्लीमेंट एटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन बन के आता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आती है तो उस समय किस पार्टी की सरकार होती है? तो लेबर पार्टी की सरकार होती है। और
पीएम कौन होते हैं? तो क्लीमेंट एटली पीएम होते हैं। तो आप लोग इधर तब तक नोट करें। तब तक आप लोग इधर नोट करें। तो मैंने बताया कि पीएम कौन होते हैं? तो पीएम क्लीमेंट एटली जी बनते हैं, जो कि लेबर पार्टी के पीएम सरकार वहां पर बनती है। तो पीएम क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव डालते हैं। तो वो प्रस्ताव में क्या था? तो उस प्रस्ताव में था कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार, और दूसरा था कि भारत का अपना एक संविधान हो। किस लिए संविधान हो? क्योंकि इसी संविधान के अकॉर्डिंग लोग अपना जीवन मतलब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो मैंने बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और दूसरी बात कहा गया कि भारत का अपना एक संविधान हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को पेश किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर क्लीमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। तो कैबिनेट मिशन का क्या कौन कौन थे? तो इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक याद रखने का तरीका है पास। आप पास, तो पी से हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, 80 से क्रिप्स, स्टोफोर्ड क्रिप्स। ये तीन व्यक्ति भारत आते हैं। तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? आपसे पूछ सकता है कि जब ये 3 सदस्य आए तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? तो ये थे भारत सचिव थे उस समय ये, और स्टोफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो वाणिज्य मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? तो वो नेवी मंत्री थे। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकता है कि पैथिक लॉरेंस क्या थे? तो भारत सचिव थे। 3 और ट्रिक आप लोग याद रखिए पास, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, और सी से स्टोफोर्ड क्रिप्स जो कि वाणिज्य मंत्री थे। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। तो ये कब आता है? तो ये जैसे 14 मार्च को ये आए, उसके 10 दिन बाद ये आते हैं 24 मार्च 1946 को भारत आते हैं।
तो मैंने अभी तक बताया कि कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में बताया कि ब्रिटेन में आम चुनाव होती है जिसमें लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लेमेंट एटली पीएम बनते हैं जो कि उदारवादी प्रवृत्ति की सरकार बनती है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बिल 14 मार्च 1946 को एक बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया जिसमें कहा कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारत का अपना संविधान हो। इस मतलब इन कार्यों को पूर्ति हेतु 24 मार्च 1946 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव आते हैं जिनमें 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आती है जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स होते हैं। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव होते हैं, एबी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री होते हैं और स्टीफर्ड क्रिप्स वाणिज्य मंत्री होते हैं। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कीजिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें मेन 16 मई को ना वो प्रस्ताव रखते हैं, 16 मई को एक प्रस्ताव रखते हैं जिसमें 16 मई जब ये सब होती है, जब ये आते हैं तो एक तो 16 मई को वो अपना जो भारत में आते हैं वो अपना एक प्रस्ताव, इसमें सबसे पहला बात क्या था? तो इसमें सबसे पहला बात यह था कि एक तत्काल अंतरिम सरकार का गठन होना था, तत्काल अंतरिम सरकार का गठन। दूसरा यह था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो पहला था एक अंतरिम सरकार का गठन, ठीक। दूसरा कि भारत के भारत के संविधान का निर्माण। और तीसरा भारत के संविधान बनाने की योजना। तो ये मेन मुख्य 3 बात होती उन्होंने अपने प्रस्ताव में दिया। पहला था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो देखिएगा कि कैबिनेट मिशन के आधार पर एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत का संविधान निर्माण करना इनका मूल उद्देश्य रहा है कि भारत का संविधान निर्माण हो और संविधान बनाने की योजना, मतलब कैसे क्या होगी। जैसे इसमें कहा जाएगा कि ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासत को मिलाकर एक भारत संघ बनाया जाएगा। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे प्लस देसी रियासत थी, जिससे पहले देसी रियासत को स्वेच्छा पे छोड़ दिया जाता था कि वे उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आती है तो उसमें कंपलसरी कर दिया गया कि देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत चुने गए प्रतिनिधियों से, इनके अंदर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधियों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा।
तो ठीक है, मैंने बताया कि ब्रिटिश प्लस देसी रियासत को मिलाकर एक भारत संघ बनाया जाएगा और उनमें जो प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और जो चुने गए प्रतिनिधि द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो वो प्रतिनिधि क्या होंगे, किस टाइप के होंगे? तो वो प्रतिनिधि होंगे का चुनाव कैसे होगा? तो वो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा। चुनाव किस प्रकार का होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होगा। और कितने जनसंख्या पर कितने सीट आवंटित होंगे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखा गया। तो मैंने बताया कि देसी रियासत मिलाकर एक भारत संघ बनाया जाएगा। प्रतिनिधि जो चुन के आएंगे प्रतिनिधि द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। जो चुनाव होगा किस प्रकार का होगा? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे स्टार मार्क लगा लें। ये एग्जाम में आएगी, किसी न किसी एग्जाम में, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आएगी। इसमें आगे बात यह है कि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, क्योंकि आपको पता हो कि मुस्लिम लीग द्वारा हमेशा पाकिस्तान की मांग की जाती थी, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आती है तो जो पाकिस्तान की मांग पर जो विचार करना था वो ठुकरा दी जाती है और जो जिन्ना साहब का सपना इस कैबिनेट मिशन द्वारा धूमिल कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। तो कैबिनेट मिशन से यह कुछ पॉइंट हो गए। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी और इसमें कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है, था तो नहीं छूटा इसमें, तो इसमें कोई पॉइंट छूटा नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहाँ जैसे जाकर यदि इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या जितना मैंने पढ़ाया आती है तो आप वहाँ जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा। दूसरी बात, आपको वीडियो कैसी लगती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और ये तो पहला पड़ाव है हमारे संविधान निर्माण का। कल मैं एक नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा। आप देखिएगा कि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप विश्वास कीजिए कि और कोई पढ़ा रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप तुलना कर लीजिएगा, काफ़ी डिफरेंस देखने को। इतने डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाएंगे और जो मैं पढ़ा दूंगा इसे तो मैं इसका एक निष्कर्ष लेके आऊँगा जो कि शॉर्ट नोट्स टाइप की होगी। एक वीडियो जैसा कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, एक ब्रिटिश कंपनी के अधीन अधिनियम और क्राउन के अधीन जो अधिनियम आए थे, एक भारत का संवैधानिक विकास का जो निचोड़ सीरीज करके लाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं, वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म। यदि आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आप 2 क्लास में वो सारे निपटा दिया हूँ मैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यदि ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारे भारत का संवैधानिक विकास को देखिए, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, खासकर बीपीएससी यूपीएससी के लिए। जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, कोरोना के कारण एक्सटेंड हो गया है डेट, और यूपीपीसीएस यूपीएसआई में काफ़ी आपको सहायता करेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है और क्या कमी है मेरे अंदर। तो उस कमी को दिखाने के लिए आपको कमेंट करना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि हम अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं, कल आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। काफ़ी उसके बाद आपको कौन सदस्य कितने कहाँ से आए, कितने महिला सदस्य आए, कौन से महिला सदस्य कहाँ से आए, क्योंकि इधर से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं और यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ से बनेंगे, तो काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको कि सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं उनको तो ये सुझाव किसने दिया और किस देश से लिया गया, ये सारी बात मैं बताऊंगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।